किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक खेती की जगह खेतों में हो रहे रासायनिक खाद व पेस्टिसाइड्स के अधिक उपयोग से जिले में मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार घट रही है। शासन द्वारा प्रदेश भर में अपनी मिट्टी पहचानो अभियान के तहत लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। खरीफ की फसलों के मद्देनज़र प्रदेश भर में यह अभियान चलाया गया, जिसमें 50% मृदा परीक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है और लखनऊ में ये रिपोर्ट 100% प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों की मात्रा अधिक मिली है। वहीं सूक्ष्म तत्वों की बेहद कमी मिली है। ऐसे में मृदा संतुलन बिगड़ने से उत्पादन पर असर पड़ रहा है। फिलहाल विभागीय अधिकारियों ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों को उपाय सुझाए हैं। उत्तर प्रदेश में बागवानी करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष से 10 करोड़ रुपए अधिक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत केंद्र सरकार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को किसानों को अनुदान देने के लिए धनराशि देती है। किसानों को अनुदान पर दी जाने वाली धनराशि में 85% केंद्र तथा 15% प्रदेश सरकार को वहन करना होता है। शासन के निर्देश पर विभाग ने पंचायत स्तर पर किसानों को बागवानी के लिए अनुदान देने की जानकारी देने की कवायद शुरू कर दी है। देश में अधिकांश इलाकों में हुई भारी बारिश से खरीफ की बुआई जोर पकड़ चुकी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 1 जुलाई तक देश में कुल 706 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलों की बुवाई हो चुकी है। पिछले साल 2 अगस्त के मुकाबले ये खरीफ का क्षेत्र करीब 13% कम है, लेकिन सूखे का खतरा टलता दिख रहा है। मत्स्य विकास निगम की हैचरियों से NFDB योजना के अंतर्गत अब तक 64.97 लाख बड़े आकार के मत्स्य बीजों का वितरण किया गया, जिससे निगम को 64.97 रुपए की आय हुई। गोमती हैचरी लखनऊ ने 6.50 लाख बड़े आकार के मत्स्य बीजों की बिक्री करके 6.50 लाख रुपए की आय प्राप्त की। इससे अतिरिक्त खुटार हैचरी शाहजहांपुर ने 8.50 लाख रुपए, त्रिवेणी हैचरी इलाहाबाद ने 1 लाख रुपए और अमेठी हैचरी सुल्तानपुर ने 5.15 लाख रुपए की आय प्राप्त की। फसल सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बासमती धान की टाइप 3, बासमती 370, तारावड़ी बासमती आदि प्रजातियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोपाई का सही समय है। इस समय की रोपाई से दाने की गुणवत्ता व सुगंध का विकास अच्छी तरह से हो सकेगा। इस अवधि तक प्रदेश में कुल धान की रोपाई का आच्छादन लक्ष्य 60.45 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 50.54 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो लक्ष्य का 84.30% है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। कोई भी किसान यदि जैविक खेती अपनाता है तो इसे रासायनिक से जैविक में बदलने के लिए 3 वर्ष का समय लगता है। 3 वर्ष तक बिना रसायनों के जैविक खादों से फसलें उगाने के बाद किसान को इसका प्रमाण पत्र भी मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां व्यवस्थित खेती हजारों सालों से अपनाई जा रही है। प्राचीन समय में खेती केवल अन्न उत्पादन व्यवसाय न होकर हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा थी। सभी कृषि पद्धतियां भी मौसम के अनुरूप थीं और फसलों का चयन भी। और अब इसी क्रम को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसान भाइयों, तीखी मिर्च की खेती भी आपकी ज़िंदगी में मिठास खोल सकती है और इसे सच कर दिखाया है रायगढ़ के कुछ किसानों ने, जिन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राज्य पोषित योजनाओं का लाभ लेकर सब्जी का उत्पादन करना शुरू किया। कठिन परिश्रम व उन्नत तकनीक को अपनाकर वे सब्जी की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करने लगे हैं। उनके अनुसार जब उन्हें सब्जी की खेती की जानकारी मिली तो उन्होंने मिर्च की खेती करने का मन बनाया।
इसकी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर 1.25 एकड़ खेत की गहरी जुताई करके 10 ट्रैक्टर गोबर की खाद और संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक का छिड़काव कर मिर्च की खेती के लिए तैयार किया। उद्यानिकी विभाग से हाइब्रिड मिर्च का बीज लेकर पॉलीथीन की थैलियों में मिर्च का पौधा तैयार किया। इन तैयार पौधों को थायरम दवा से उपचारित कर कतार बोनी शुरू की। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी। मिर्च के पौधे लगाने के बाद तुरंत सिंचाई की। इससे उनकी माली हालत पहले से काफ़ी बेहतर हुई और वे इस खेती को अपनाकर बेहद खुश हैं। साथ ही आसपास के किसानों को भी मिर्च व सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अब किसान भाइयों, बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार साप्ताहिक मौसम पर आधारित इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह। किसान भाइयों को सलाह है कि सभी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य करें, जिससे नमी संरक्षण के साथ खरपतवार नियंत्रण हो सके। बेबी कॉर्न मक्का की किस्म HM4 तथा स्वीट कॉर्न की बुवाई के लिए यह समय उत्तम है। जल निकास का उचित प्रबंध करें। जिन किसान भाइयों की मिर्च, बैगन व अक्टूबर माह में तैयार होने वाली फूल गोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को ध्यान में रखते हुए रोपाई मेड़ों यानी उथली क्यारियों पर करें तथा जल निकास का उचित प्रबंध करें। इस मौसम में किसान ग्वार, भिंडी, सेम, पालक, चौलाई आदि फसलों की बुवाई करें। बुवाई से पहले उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से खरीदें एवं बीजों को फफूंदनाशी व जीवाणु खाद से उपचारित करके ही बोएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। धान तिलहर मंडी में 1090 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 1250 रुपये प्रति क्विंटल, बहराइच में 1290 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1105 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल तिलहर मंडी में 2060 रुपये, गोंडा में 1935 रुपये, बहराइच में 2000 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं तिलहर मंडी में 1460 रुपये, गोंडा में 1440 रुपये, बहराइच में 1400 रुपये और शाहजहांपुर में 1470 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव तिलहर मंडी में 3160 रुपये, गोंडा में 2915 रुपये, बहराइच में 3035 रुपये और शाहजहांपुर में 3170 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू तिलहर मंडी में 1665 रुपये, गोंडा में 1710 रुपये, बहराइच में 1710 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1670 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर तिलहर मंडी में 3570 रुपये, गोंडा में 3800 रुपये, बहराइच में 3810 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 3650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज तिलहर मंडी में 1750 रुपये, गोंडा में 2065 रुपये, बहराइच में 2015 रुपये और शाहजहांपुर में 1750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। दलहनी फसलों में अरहर तिलहर मंडी में 4550 रुपये, गोंडा में 4460 रुपये, बहराइच में 4650 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 5080 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। मसूर तिलहर मंडी में 4860 रुपये, गोंडा में 4880 रुपये, बहराइच में 4930 रुपये और शाहजहांपुर में 4930 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना तिलहर मंडी में 3570 रुपये, गोंडा में 3655 रुपये, बहराइच में 3660 रुपये और शाहजहांपुर में 2890 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ तिलहर मंडी में 3020 रुपये, गोंडा में 3325 रुपये, बहराइच में 3210 रुपये और शाहजहांपुर में 3035 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारी जोत निरंतर घट रही है। ऐसे में हमारी निर्भरता पशुओं पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम अगर उनका ध्यान रखें, उनको रोगों से बचाए रखें, तो हमारा लाभ अच्छा होगा और हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। हम किस तरह से अपने पशुओं को रोगों और बीमारियों से बचाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ पशुपालन निदेशालय से उप निदेशक डॉक्टर बीके सिंह। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान बहनों और भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो ये मौसम चल रहा है, खास करके बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें किस तरह की बीमारियां हमारे पशुओं को हो सकती हैं? हमारा प्रदेश इस समय दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है और हम लोग प्रतिवर्ष, जो लास्ट वर्ष हुआ था, तो 242 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने दूध का उत्पादन किया था जी। लेकिन इतने अच्छे पशुओं को भी विभिन्न बीमारियां इस मौसम में लग जाती हैं, तो उनको हम मोटे तौर पे नापें तो पहली होती है जो जीवाणु जनित रोग होते हैं जी, दूसरे होते हैं विषाणु जनित रोग, और तीसरे जो पारिजवी यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर हो, और चौथा आता है जो कवक या कि फंगस के द्वारा बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं वो क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, किसान भाई कैसे पहचानें और कैसे उनको अपने पशुओं से बचाएं? देखिए, बिल्कुल सही कहा। पशुपालन का कार्य मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए ही किया जाता है, तो इसमें होता है एक प्रमुख रोग जिसे हम लोग थनैला रोग कहते हैं। थनैला रोग जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि थन में
सूजन आ जाती है जी। दूध निकालेंगे तो फटा हुआ छिछड़ेदार दूध निकलेगा, और उसको अपने हाथ की हथेली पर करें तो पता लग जाएगा कि फटा हुआ दूध है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि ये रोग जो है ये ब्याने के समय लगता है या ब्याने के बाद लगता है? नहीं, ये कभी भी लग सकता कभी भी है। लग सकता ये जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं हमारे, उनमें ये बीमारियाँ होती है। तो इसमें ये ध्यान देने की बात है, या तो सूज जाएगा थन, एक थन या दो थन, कभी कभी चारों थन पत्थर के समान पक जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। तो इसमें विशेष ध्यान हमारे पशुपालकों को ये देना है कि उसमें कभी सिकाई ना करें। कई बार लोग सिकाई कर देते हैं जिससे कि वो थन चला जाता है, और अनावश्यक थन में कुछ चीज़ डाले नहीं, दवाई भी डालनी हो तो हमारे पशु चिकित्सालय के माध्यम से ही डलवाएं। और जब फटा हुआ दूध निकले तो ये नहीं कि वो दूध को बाजार में बेच दिया जाए, उसमें संक्रमण होता है, वो जीवाणु जनित होता है। तो 3 तरह के जीवाणु होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्निबैक्टीरियम और स्टेफिलोकोकस, जिनके द्वारा ये जीवाणु जनित रोग फैलता है। कहने का मतलब उस दूध को इस्तेमाल ना करें, उसको मिट्टी में दबा दें या नष्ट कर दें। जी डॉक्टर साहब, दूसरा रोग और कौन सा हो सकता है जीवाणु? दूसरा रोग होता है जो प्रमुख गला घोंटू रोग कहलाता है, जो कि पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है। इसको हमारे कुछ प्रदेश के हिस्सों में घुर का रोग भी कहा जाता है, क्योंकि पशु घुर घुर की आवाज़ करता है और सांस लेने में उसे तकलीफ होती है। तो इसमें प्रमुख लक्षण है, बुखार 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, नाक से लसलसा पदार्थ निकलेगा, और अगर ध्यान न दिया जाए तो खून से मिला हुआ झाग भी निकलता है जी। और तीसरी चीज़ आती है जो घुर घुर की आवाज़, मैंने प्रमुखता से बताई। ये गायों की अपेक्षा भैंसों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, अगर दिखाई पड़ता है लक्षण, जैसे आपने थनैला बताया या गलघोटू बताया, तो इनका क्या उपचार हो सकता है? देखिए, पहली बात तो सबसे अच्छी होती है कि आप जानते हैं कि उपचार से बचाव बेहतर है। जी बिल्कुल। तो अगर इन बीमारियों का समय से टीकाकरण करा लिया जाए, जैसे गलाघोटू का टीका मानसून से पहले लगता है, अब वर्षा ऋतु भी आने वाली है, बीमारी फैलती है तो बहुत ही भयंकर संक्रामक रोग फैलता है। तो इसका टीकाकरण जिन पशुपालकों ने लगा लिया है वो अच्छी बात है, नहीं तो जो छूट गए हैं वो अब भी लगवा लें तो देर नहीं है। कहने का मतलब टीकाकरण करा सकते हैं? जी, टीकाकरण करा लें तो ये बीमारी हमारी नहीं होगी। और अब तो सरकार ने ये टीका भी निःशुल्क कर दिया है जी। तो कोई भी लगवाई नहीं पड़ रही है पशुपालक से, तो ये निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। इसी प्रकार थनैला रोग में था कि अगर देख लें दूध फटा हुआ है तो तुरंत ही जो चिकित्सक है उससे इलाज करवाएं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि टीका लगवा लेना चाहिए, पूर्व सावधानी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोग हो जाता है, जैसे गलघोटू हो गया है, घुरघुर की आवाज़ आ रही, उस समय किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, उस समय जो उसके पास पशु हैं तो स्वस्थ पशु को अस्वस्थ पशु से अलग बांध दें, उसका खान पान अलग बर्तनों में करें ताकि स्वस्थ पशु भी अस्वस्थ पशु से प्रभावित होकर संक्रमित न हो पाए। तो ये तो जीवाणु जनित जो हमारे प्रमुख रोग हैं। अब हम डॉक्टर साहब, बात चली थी विषाणु से भी कुछ रोग होते हैं, तो विषाणु जनित रोग क्या है? हाँ, विषाणु जनित जैसे कि वायरस के द्वारा फैलते हैं। इनमें 2 प्रमुख बीमारियां होती हैं, गाय भैंसों में और बकरियों में का मुंह पका रोग, और दूसरा कहलाता है भेड़ बकरियों का PPR रोग। ये PPR रोग बहुत भयंकर है, पतले दस्त आने लगते हैं और बुखार भी आता है, इसमें आँख से पानी गिरता है, और अगर ध्यान न दें तो 36 घंटे में पशु मर भी जाता है। तो इन बकरियों को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल आप जानते हैं महात्मा गांधी जी भी बकरी को गरीब की गाय कहा जाता था, और छोटे परिवारों में जो दूध देती है हमारी जमुनापारी, वो करीब 3 लीटर के आसपास देती है, तो वो भी गाय के समान परिवार की पूर्ति कर सकती है। डॉक्टर साहब, तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बात की खुरपका मुंहपका की, और दूसरा जो पतले दस्त लग जाते हैं छोटे पशुओं जैसे बकरी है, भेड़ है, तो इनको हम किस तरह से रोकें, क्या सावधानी बरतें कि रोग ना हो? देखिए, इसमें भी है विषाणु जनित है, इसकी भी वैक्सीन बन चुकी है, और इसका भी वैक्सीन के द्वारा यानी कि टीकाकरण करा के इस रोग से हम लोग बच सकते हैं। दूसरा, बीमार पशु को चरने के लिए न भेजा जाए ताकि बाकी पशु भी इससे प्रभावित ना हो। जी। डॉक्टर साहब, जैसे पतले दस्त एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और खास करके उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, वहां पर इस तरह की समस्याएं बकरियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इनको किस तरह से इस रोग से बचाएं, और अगर रोग हो गया है तो कैसे रोकें उसको? देखिए, अगर कोई पशु बीमार हो गया है तो आपदा प्रबंधन के तहत भी जो ऊंचे स्थान पर चयन करके पशु को पहुंचा दिया जाता है, और राहत शिविर में पशुपालकों के जो पशु रखे जाते हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है कि 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बड़े पशु को, और छोटे पशु को 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भूसा, चारा और दाना की व्यवस्था की जाती है। कहने का मतलब चारे की व्यवस्था हो जाती है। तो ये तो हो जाता है वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ और देखने की खास बात आती है कि पानी ज़्यादा बरसने से जो मौसम में उमस बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती तो इसमें हमारे जो कवक द्वारा जो रोग फैलते हैं फंगस के द्वारा, वो भी बहुतायत में मिलते हैं। तो इससे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा जो चारा है,
यानी कि चारा अगर भीग गया तो उस चारे को या दाने को पशु को न खिलाएं। डॉक्टर साहब, कई बार हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि राशन भीग गया, जैसे गेहूं है या चावल है, तो उसको पिसा करके या फिर अगर पिसा हुआ भीग गया है तो उसको पशुओं को खिला देते हैं। क्या ऐसा करना उचित? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही मैं कह रहा था कि कई बार लोग कहते हैं कि ये है सुखा लिया साहब हमने, अब ठीक हो गया, लेकिन जो उसमें फंगस या कवक का जो आ गया इन्फेक्शन, वो बीमारी एक होती है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। उसकी वजह से पशु मर भी सकता है और जान भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से हुआ, क्योंकि उसकी जांच प्रयोगशालाओं में ही हो सकती है। तो ये तो ध्यान देने की है कि पानी में भीगा हुआ न खिलाएं। इसी तरह से हमारे प्रदेश की स्थिति इस समय चल रही है तो कुछ जनपदों में सूखा भी पड़ रहा है। तो ऐसे में जो हमारी चरी है वो खेतों में पानी लगने के कारण उसमें विषाक्तता हो जाती है। लोग कहते हैं कि चरी में जहर हो गया। तो एक हाइड्रोसायनिक एसिड होता है, उसकी मात्रा बढ़ने से पशु प्रभावित होता है। तो ऐसे खेत जहाँ पर पानी नहीं लगा हुआ है उस खेत की चरी को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। या फिर अगर खिलाना ही है तो पानी उसमें जरूर। हाँ, अगर खिलाना है तो उस चरी को काट के पानी में भिगो दें 5-6 घंटे, उसके बाद उसके जहर की मात्रा कम हो जाएगी और वो पशु उसको खा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और समस्या हो जाती है पशुओं में कि जो परजीवी हैं पशु के, चाहे बाह्य परजीवी हो चाहे अंतः परजीवी हो, तो उनसे भी कई बार पशु बीमार पड़ जाते हैं, फिर बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। तो किसान भाई इस समस्या को कैसे रोकें? देखिए, बहुत सही चीज़ पूछी आपने। परजीवी के नाम से स्पष्ट है कि जो पशु खाएगा, आप कितना भी अच्छा खिलाएं, अगर परजीवी हैं तो वो उसके शरीर को पनपने नहीं देंगे, और जब शरीर पनप नहीं पाएगा तो दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में अंतः परजीवी कई तरह के होते हैं। एक तो खून में रहते हैं, एक है कि आंत में रहते हैं जो कि गोबर के माध्यम से आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में जो हमारे खून के माध्यम से फैलने वाले परजीवी हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। और एक बीमारी बहुत घातक होती है जो सर्रा बीमारी कहलाती है। वो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई घोड़ों में करता है, बोविस करता है गाय भैंसों में। तो अलग अलग उसकी प्रजाति हैं जो अलग अलग पशुओं को प्रभावित करती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सर्रा रोग बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, तो किसान भाई कैसे पहचाने कि वो उनके पशु जो हैं वो सर्रा रोग से प्रभावित हो गए? देखिए, इसमें बहुत अच्छे लक्षण पहचानने की आवश्यकता है कि एक तो पशु को बुखार आएगा, थोड़ा खाना पीना उठाना कम कर देगा, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अपने सिर को बार बार पेट से खुजलाएगा, और उस समय ध्यान नहीं देंगे अगर हम लोग तो वो चक्कर लगाना भी शुरू कर देता है, घूमना पेड़ के आसपास। तो ये लक्षण है इसके। इसकी जांच कराने के लिए ऐसी अवस्था में पशुपालक उस पशु को डॉक्टर को बताएं और उसके खून से एक बूंद खून लिया जाता है, जिसकी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से देख के फिर उसको खून में परजीवी को पहचान लेते हैं। फिर इसका उपचार है, उपचार करने से पशु स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर साहब, और किसान भाई सावधानी के रूप में क्या क्या करें कि उनके पशुओं को बीमारियां ना लगे? देखिए, इसमें एक प्रमुख रूप से तो यही ध्यान रखना है कि जो हमारा टीकाकरण करवा लें, जो भूल चुके हैं समय पर टीका समय पर करा लें, जिसने नहीं कराया है वो अभी करा लें। और इसके अलावा अस्वस्थ पशु को स्वस्थ पशु से दूर रखें, चिकित्सक से उपचार कराएं, और कोई भी समस्या हो तो हमारा पशुधन समस्या निवारण केंद्र है जिसका कि नंबर है 1800-180-5141, उस पर संपर्क करके राय ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।